अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई एम अपूर्वा पुरोहित और आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी लिंकिंग लॉज के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ब्रीफली और इजीली समझने की कोशिश करेंगे। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है और इस केस जब भी हम लोग फ्रीडम ऑफ मीडिया की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो ये केस का नाम जरूर आता है। आर्टिकल 19(1)(a) से एक गहरा संबंध है इस केस का। फ्रीडम ऑफ मीडिया से भी गहरा संबंध है इस केस का। ऐसा कहा जा सकता है कि जो फ्रीडम ऑफ मीडिया को लिंक किया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ, वो इस केस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। समझेंगे एक पहलू इस केस का, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि दिस इज मी, आई एम अपूर्वा पुरोहित, माइनर लॉज लीगल अपडेट, दैट इज माय डिपार्टमेंट। इसके अलावा आई एम अ प्लस वेरीफाइड एजुकेटर। 2 टेलीग्राम चैनल जो आपको ज्वाइन करने हैं वो है अन अकेडमी लिंकिंग लॉज, जहां पर आपको सभी एजुकेटर की क्लासेस की अपडेट्स मिलेंगी, और दूसरा चैनल है लिंकिंग लॉज अपूर्वा मैम, जहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेंगे और सारे मेरे क्लास से रिलेटेड संबंधित अपडेट्स भी मिलेंगे। ऑल राइट, पहुंचते 1950 के अंदर। 1950 की बात है और रोमेश थापर एक जर्नल को पब्लिश करते हैं जिसका नाम है क्रॉसरोड्स। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना आम बात है इस जर्नल की। द पिटिशनर रोमेश थापर वाज प्रिंटर, पब्लिशर, एडिटर, सब कुछ यही कर रहे थे, ऑफ अ जर्नल कॉल्ड क्रॉसरोड्स, प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड इन बॉम्बे। सारा काम कर रहा था ये जर्नल अपना बॉम्बे में, और मेन इनका काम था गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करना। द जर्नल कैरीड राइटिंग क्रिटिकल ऑफ द देन गवर्नमेंट पॉलिसीज। लेकिन अब क्योंकि आप सरकार की अवहेलना कर रहे हो, उनकी बुराई कर रहे हो, उनको क्रिटिसिज्म दे रहे हो, तो सरकार को अच्छा तो नहीं लगेगा। तो द स्टेट ऑफ मद्रास हैड बैंड द पैसेज, सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैगजीन। साथ में बहाना ये लिया कि जो मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट है, उसमें पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम लोग इस मैगजीन को बैन कर रहे हैं, इस जर्नल को बैन कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये मैगजीन पब्लिश होती रहेगी तो पब्लिक सिक्योरिटी का क्या, पब्लिक सेफ्टी का क्या, और पब्लिक जो जनरल मोरालिटी है उसका क्या। सेक्शन 9(1)(a) ऑफ मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट का इस्तेमाल करते हुए इस जर्नल के ऊपर एक प्रकार से बैन लगाया गया। ऑफ कोर्स ये बैन रोमेश थापर जी को तो अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि ये आर्टिकल 19(1)(a) का बिल्कुल स्ट्रांगली एक वायलेशन है। उस टाइम पे जो गवर्नर थे मद्रास के, उनका भी यही ओपिनियन था कि पब्लिक सिक्योरिटी हैम्पर हो सकती है जर्नल के साथ में, क्योंकि आप गवर्नमेंट को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो, इतनी बुराइयां कर रहे हो उनकी पॉलिसीज की, तो शायद एक प्रकार से पब्लिक आउटरीच हो, और उस आउटरीच के कारण से सिक्योरिटी भी हैम्पर हो सकती है। रोमेश थापर जी ने एक रिट फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि ये जो एक्ट है और इसका जो सेक्शन है ये बहुत ही एक्सेसिव है। आर्टिकल 19(1)(a) जो कि मेरी बेसिक फंडामेंटल राइट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, उसको रोक रहा है, उसको वायलेट कर रहा है, और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर भी सवाल उठा दे कि क्या ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप सरकार को इतनी बड़ी पावर दे रहे हो कोई भी बात को बोलने से रोकने के लिए, कोई भी बात को सामने रखने के लिए, क्या ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या आर्टिकल 13 का इस्तेमाल करते हुए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है? तो रोमेश थापर ने अपनी बातों में मोटा मोटी 2 बातें बोली थी। पहला कि मेरी जो मैगजीन को एकदम बैन किया गया है वो बिल्कुल आर्टिकल 19(1)(a) की अवहेलना है और वायलेशन है, और दूसरी चीज ये कि इस सेक्शन को भी जरा चेक कर लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। इन दोनों चीजों के ऊपर रोमेश थापर जी रिलाय कर रहे थे और अपनी फ्रीडम ऑफ प्रेस और मीडिया को रीस्टैब्लिश करना चाहते थे, और लिंक करना चाहते थे फ्रीडम ऑफ प्रेस को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ में। तो स्टेट के क्या कंटेंशंस है? ऐसा तो नहीं कि स्टेट ने सारी बातें एज इट इज सुन ली, उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं। ये कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट द 1949 एक्ट वाज रिलेटिंग टू सिक्योरिटी ऑफ स्टेप्स। स्टेट की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो पर्टिकुलर एक्ट है 1949 का, और इसमें जो सेक्शन है वो भी यही काम कर रहा है कि पब्लिक सिक्योरिटी और सेफ्टी को मेंटेन करेगा। तो अगर इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन लग रहा है तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपको आर्टिकल 19(1)(a) में स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार मिल रहा है, आपको बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है, तो 19 सबसेक्शन 2 ये भी तो कह रहा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ही है ये पर्टिकुलर सेक्शन। सबसे पहली बात तो ये कि हमने जो रोक लगाई है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर शामिल की जा रही है। दूसरी बात ये, द स्टेट ऑल्सो टुक एन ऑब्जेक्शन कि रोमेश थापर ने डायरेक्टली रिट सुप्रीम कोर्ट में क्यों डाली है। आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करते हुए रिट पहले हाई कोर्ट में क्यों नहीं ली? आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हो, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट को क्यों नहीं कर रहे हो? जब हाई कोर्ट में आपकी रेमेडी नहीं देखी जाए तब आप सुप्रीम कोर्ट में आए ना। तीसरी बात ये, पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्राइम इंपॉर्टेंस की आपकी जो बात है, आपके जो विचार है वो एक है, लेकिन पब्लिक सेफ्टी से ऊपर आपके विचार भी नहीं है। और दूसरी चीज, अगर ये जो सेक्शन है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहना ही है तो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहे, पूरी तरीके से वॉइड क्यों करे? अगर इनमें कोई त्रुटि है तो उसको फिक्स करने की कोशिश की जाए।
स्टेट ने इन्हीं सारी चीजों के ऊपर रिलाई किया और कोर्ट को अपनी सारी कंटेंशंस दी। कोर्ट 5 जज बेंच बैठी थी, एक जज का डिसेंडिंग ओपिनियन है। कोर्ट ने क्या बात बोली उसको भी समझते हैं। तो कोर्ट ने अपने ओपिनियन दिए इस तरीके से कि इट वाज हेल्ड दैट देयर इजंट एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कुड रिकमेंड द सिटीजन को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं करना है। सबसे पहले तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये डायरेक्टली आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं तो क्या गड़बड़ है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि पहले आपको 226 की रिट का इस्तेमाल करना है और वहां से आपको रिजेक्शन मिल रहा है तभी आप 32 का इस्तेमाल कर सकते हो, ये तो कहीं नहीं मेंशन किया गया। तो ये जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं दैट इज फेयर एंड रीजनेबल, उसको हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये जो आपने लॉ लगाया है, अपना जो सेक्शन इंपोज किया है और जो बैन किया है वो बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अवहेलना है, वॉयलेशन है, ये बिल्कुल भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तब होता जब रोमेश थापर जी का जो जर्नल है, जो मैगजीन है, वो एक्चुअली पब्लिक सिक्योरिटी को थ्रेट करती, पब्लिक सेफ्टी को थ्रेट कॉज करती। ये केवल और केवल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रही है और अगर आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक मोरालिटी जैसा लग रहा है तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं जहां पर हर व्यक्ति के पास अधिकार है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने का, गवर्नमेंट के स्टेप्स को क्रिटिसाइज करने का, तभी तो हम डेमोक्रेसी है। और अगर कोई ये काम कर रहा है अपने जर्नल के अंदर, अपनी मैगजीन के अंदर और इस बात को रख रहा है लोगों के सामने, तो ये कैसे रॉन्ग हो सकता है, ये कैसे पब्लिक सेफ्टी या पब्लिक सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो सकता है। ये कुछ बातें कोर्ट के द्वारा स्पेसिफिकली हाईलाइट की गई। यहाँ पे बेंच थी हीरालाल कानिया जो कि उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे, पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद, महाजन मुखर्जी दास, जे एंड एक फैजल अली, जस्टिस फैजल अली का डिसेंटिंग ओपिनियन था, क्योंकि इनका मानना था कि स्टेट के पास अधिकार होना चाहिए ये डिसाइड करने का कि क्या बात हमारी सिक्योरिटी को हैम्पर कर सकती है और क्या बात नहीं कर सकती है। ये स्टेट के पास में अधिकार होना चाहिए। तो जो स्टेट को लग रहा है कि ये पब्लिक सेफ्टी को डैमेज करेगा, ये पब्लिक सिक्योरिटी को डैमेज करेगा, वो पब्लिक सिक्योरिटी को डैमेज कर सकता है और इसीलिए वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर फॉल करेगा। हालांकि 4:1 के रेशियो से ये जो हमने अभी बातें पढ़ी है उन्हीं को अपहोल्ड किया गया और कहा गया कि हर व्यक्ति के पास, चाहे फिर वो नॉर्मल आम आदमी हो या फिर कोई मीडिया वाला इंसान, उनके पास अधिकार है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने के लिए। तो ये जो जजमेंट अभी लैंडमार्क केस हमने पढ़ा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लैंडमार्क केस है। और जब भी आप फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करो या फिर जब भी आप बात करो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की पूरी तरीके से, तो इस केस को जरूर आप रेफर कर सकते हैं। ऑल राइट, दिस इज आप लोगों के लिए एक तोहफा। 14 तारीख तक आपके पास 20% डिस्काउंट अवेल करने का एक मौका है। ये सभी प्लान हैं 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, जो भी प्लान आपको अपने लिए सही लगे आप वो ले सकते हो। आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, प्लस का भी ले सकते हो। आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, लेकिन जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए कोड आप इस्तेमाल कीजिए लिंकिंग। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, कोड आपको इस्तेमाल करना है लिंकिंग टू अवेल दिस डिस्काउंट। 20% का डिस्काउंट लेने के लिए लिंकिंग कोड डालना जिससे कि आपको 20% का डिस्काउंट मिल सके। ये सारे प्लान्स जो हैं उस पे 20% का ऑफ है। जो आप यहाँ पे रेट्स देख रहे हो उस पे 20% का ऑफ 14 तारीख तक है। इसके अलावा आप स्पेशल क्लास के बेनिफिट्स ऑलरेडी जानते हो। अगर आपको मेरी स्पेशल क्लास के नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आज के सेशन में आपको नजर आया तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर सेशन पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने ओपिनियंस इस पर्टिकुलर सेशन के ऊपर जरूर देना कि आपको क्या लगता है कि ये जो पर्टिकुलर जजमेंट था वो बिल्कुल सही था या आप कहीं ना कहीं जस्टिस फैजल अली वाले ग्रुप में फॉल करते हैं। इसके अलावा अगर इसी प्रकार की मिनी सीरीज आपको चाहिए लैंडमार्क केसेस के लिए तो इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।